हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 की हिस्ट्री की चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। बेसिकली ये हमारा क्लास 6 की हिस्ट्री की सेकंड लास्ट चैप्टर है। ऑलरेडी सारे ही चैप्टर क्लास 6 की हिस्ट्री की हमने कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, इसमें चैप्टर को एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे हम। और इस चैप्टर पर हम जो न्यू एम्पायर इमर्ज हुआ था, पावरफुल एम्पायर्स थे, उनके बारे में जानेंगे। लाइक गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर तो ख़त्म हो गया था 185 में। सो उसके बाद ना तो कोई एम्पायर हुआ बड़ा, बस छोटे छोटे डायनास्टीज थे। सो कोई बड़ा एम्पायर नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर इमर्ज होता है हमारा गुप्ता एम्पायर 320 सी में। सो आज का हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट का स्टोरी है, जिससे हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, उस बच्चे का नाम है अरविंद। स्टोरी का नेम है अरविंद प्लेस ए किंग। सो अरविंद अपने स्कूल पर एज ए किंग खेल रहा था। जैसे कि उसको एक किंग का रोल प्ले करने के लिए कहा गया। चलो देखते हैं उस क्या कह रहा है आगे अरविंद। Arvind had been chosen to act as a king in the school play. So Arvind को चूज़ किया गया था as a king. He had expected to march solemnly in splendid robes. और उससे कहा गया कि तुम ऐसे तशन दिखा के हटो। और उसके हाथ में एक तलवार पकड़ा दिया गया सिल्वर पेपर रिप्ट से, जिसको पूरा लगा हुआ था। और इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव ए शिट एंड प्ले ए वीणा। और हाँ, एक अमेजिंग बात यह है, किंग है और दर्शन दिखा के हट रहा है इतना, और उसको एक वीणा भी पकड़ा दिया गया बजाने के लिए। सो अब भी आप भी सोच रहे होंगे कि किंग है, तलवार है, वहाँ तक तो सही है, पर वीणा क्यों आ गया? किंग थोड़ी ना वीणा बजाता है, राइट? एंड रिसाइट पोएट्री, और पोएट्री को गाना। A musician king, who was that? He wondered. और वो भी सोच में पड़ गया आपकी और मेरी तरह कि एक म्यूजिशियन किंग, वो कैसे? किंग थोड़ी ना म्यूजिशियन होते हैं, वो तो लड़ाकू होते हैं, वो तो वर्ड वगैरह करते हैं। सो चलो आगे जानते हैं ऐसा कौन सा किंग थे जो म्यूजिशियन भी थे। चलो देखते हैं प्रशास्तिस एंड व्हाट दे टेल अस। ये प्रशास्तिस क्या है एंड प्रशास्तिस हमको क्या कहती है? बेसिकली मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा दूँ। प्रशस्ति वो चीज़ है, अगर किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो कि उसके बस अच्छा ही बोल रहे हो कि वो ऐसे अच्छा है, वैसे अच्छा है। और बेसिकली उस टाइम किंग्स के बारे में एक बोला जाता था, ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखाया जाता था, ऐसे उनके बारे में लिखा जाता था कि वो ऐसे थे, इतने अच्छे थे। सो उस चीज़ को हम प्रशस्ति कहते हैं, ये ध्यान रखना। सो स्टार्ट करते हैं अपना थियोरी पार्ट। अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता। सो अरविंद किस किंग की एक्टिंग कर रहा था? समुद्रगुप्ता की। ये गुप्ता जो एम्पायर था, गुप्ता डायनास्टी की सेकंड रूलर थे, मोस्ट पावरफुल किंग थे, और सेकंड थे, और फर्स्ट थे चंद्रगुप्ता द वन, एंड फिर थे समुद्रगुप्ता, और फिर थे चंद्रगुप्ता द टू। ए फेमस रूलर ऑफ ए डायनास्टी नोन एज द गुप्तास। सो गुप्ता डायनास्टी की फेमस रूलर जो थे वो थे समुद्रगुप्ता, जिनके बारे में, जिनके लिए डेढ़ प्रशस्ति हमको मिला है। इसलिए हम कह पा रहे हैं ये कि समुद्रगुप्ता ऐसे थे, वैसे थे। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। सो समुद्रगुप्ता के बारे में हमको पता चला एक लंबा इंस्क्रिप्शन से, इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। और अशोकन पिलर जो था, अशोका ने बनवाया था जो इलाहाबाद में, वहाँ पर समुद्रगुप्ता ने चालाकी से अपना जो है ऐसे प्रशस्ति जो है लिखा। सो अशोकन पिलर जो था इलाहाबाद में, वहाँ पर समुद्रगुप्ता की इंस्क्रिप्शन हमको मिला। इट वॉज कंपोज्ड एज ए काव्या बाई हरिसेना। और इसको कंपोज किया गया हरिसेना के थ्रू, who was a poet and a minister at the court of समुद्रगुप्ता, जो समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे और मिनिस्टर भी थे। ओके,
ये ध्यान रखना, जो अशोकन पिलर इलाहाबाद पर था वहाँ पर समुद्रगुप्ता की जो इंस्क्रिप्शन लिखाया गया, जो प्रशस्ति लिखाया गया, वो हरिसेना के थ्रू लिखाया गया और हाँ वो थे समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट और मिनिस्टर। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। वही चीज़, ये जो इंस्क्रिप्शन है जहाँ पर राजा की प्रशंसा किया जा रहा है, लाइक राजा की अच्छी अच्छी बातें बताया जा रहा है कि राजा इस टाइप से पावरफुल थे, ऐसे थे, वैसे थे, उसको ही प्रशस्ति कहते हैं और वही चीज़ बताया गया। ए संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्राइज ऑफ, और प्रशस्ति जो वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग है इन प्राइज ऑफ। व्हिल प्रशस्तिस वेर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 9। ये जो प्रशस्ति है इसको कंपोज किया गया कुछ रूलर्स के लिए जिनके बारे में आप चैप्टर 9 पर पढ़ चुके हैं, सच एज गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, दे became far more important from the time of the Guptas। और हाँ, जो गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी थे वो भी उस टाइम भी इम्पोर्टेंट थे along Gupta's पीरियड। ओके, गौतमीपुत्र जो थे वो सातवाहनास की रूलर थे, श्री शतकर्णी जो थे वो सातवाहनास रूलर थे और वो थे वेस्ट पे, और उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था द लॉर्ड ऑफ द साउथर्न। ओके, साउथर्न जो रोड है उसका लॉर्ड कहा जाता था, क्योंकि ये जो सारा एरिया नॉर्थ से जो साउथ तक होने का सारा जो रास्ता इस मिडिल का वेस्ट का उन्होंने घेर रखा था। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति। समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। Let us see what समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति tells us। देखते हैं समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति क्या बताता है हमको। The poet praised the king in glowing terms। पोएट ने किंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया इन टर्म्सों में। एज ए वॉरियर, वो एक वॉरियर थे, पावरफुल राजा थे, पावरफुल इंसान थे। एज ए किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एज ए किंग वो जब भी वार करते थे वो जीतते थे बैटल। हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स, और वो उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया बेस्ट पोइट्स से। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स, और हाँ एक बात, उनको यह भी डिस्क्राइब कर दिया जाता था कि वो गॉड के इक्वल है। मतलब इससे यह बताया जा रहा है ये उनके पास अनलिमिटेड पावर्स था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान थे उस टाइम का। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, और प्रशस्ति को बहुत ही लंबी लंबी सेंटेंसेस से कवर किया गया है। हियर इज पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, और यहाँ पर एक सेंटेंस का पार्ट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ देख लेते हैं उनकी जो प्रशस्ति है उनका कुछ हिस्सा। समुद्रगुप्ता द वॉरियर, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बीइंग कवर्ड विथ द plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spicules, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons। यहाँ पर एक बात सुनो आप, उनको ना ऐसा नहीं कहा गया कि उनका ये था, उनका बाल बड़े अच्छे थे, उनका स्किन कलर ये था वो था। उनको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि उनके शरीर पर इतना धब्बे, इतना दाग निशान था वार में जो भी बैटल होते थे वहाँ पर उनकी शरीर पर निशान पड़ गया था, और वो उनकी खूबसूरती थी। वही चीज़ दिखाया गया कि उनकी शरीर पर एरोस के निशान थे, स्पाइक्स के निशान थे, आयरन क्लब्स के निशान थे, और बारबेड एरोस के, लॉन्ग एरोस के, बहुत सारा उनकी वेपन्स के निशान उनके शरीर पर था, जो उनको और भी ज़्यादा पावरफुल एंड खूबसूरत बनाता है। वही चीज़ देख सकते हो आप यहाँ पर। Next, if you look at map 7-105 page, you will notice an area shaded in green. You will find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided in the Prashasti Harisena, describes 4 different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policies। So ये जो मैप है ये हमको बताता है अलग अलग साइन, अलग अलग कलर्स के थ्रू कि समुद्रगुप्ता के एरिया के बारे में बताता है। जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप, ये देख सकते हो जहाँ पर ब्लू, पिंक एंड ग्रीन दिया हुआ है, ऑल्सो रेड
डॉट्स भी दिया हुआ है। सो जो हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो चलो देखते हैं। The map is based on the information provided in the Prashasti. Harisena describes 4 different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policies towards them. The rulers of Aryabharta, the area shaded in the green on the map here, there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. So ये जो आर्यभट्टा का जो पार्ट है वो ग्रीन पर शेडेड है, जिनको समुद्रगुप्ता ने हराया था और हरा के फिर वो वहाँ पर भी कब्जा कर लिया था उन्होंने। ओके, नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। Here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. Okay, so यहाँ पर दक्षिण पथ पर आप लाइक ईस्ट कोस्टल लाइन पर आपने देखा यहाँ पर कुछ डॉट 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 है, अमरावती के पास पे डॉट 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 दिया हुआ है। इस एरिया के जो भी किंग्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्ता की पावर देखकर कि इनसे तो पंगा हम नहीं ले सकते, तो उन्होंने समुद्रगुप्ता ने इनको अपना कुछ एक इंडिपेंडेंट दिया। इंडिपेंडेंट नहीं, उनके अंडर ही वो लोग रहेंगे, पर अपना जो एरिया पर वो लोग अपना शासन जो है वो चला सकते हैं, वही चीज़। Next, the inner circle of neighboring states, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and a number of Ghana Sanghas. Remember chapter 5 in the northwest marked in the purple on the map. They brought tribute, followed his orders, and attended his court. Okay. ये जो कुछ एरिया है जिसको पर्पल कलर में, लाइक यहाँ पर पिंक दिखा रहा है पर इसको पर्पल कहा गया। ओके, सो पर्पल कलर में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आसाम का एरिया भी गिरा हुआ है, बंगाल ऑल्सो, सब कुछ यहाँ पर। ये जो जगह है, ये जो कलर है, ये बताता है कि इसका जो एरिया है ये सब भी उनकी जो हुकूम है वो मानते थे और उनकी कोर्ट पर प्रेजेंट होते थे टाइम टू टाइम इन सभी रूलर। आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट है द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप। परहैप्स द descendants of the Kushanas and Shakas and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage. Okay, so ये जो एरिया है ब्लू मार्क का मैप पर हमारा, ये देख सकते हो विथ श्रीलंका भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर वेस्ट पर आप देखो, नॉर्थ वेस्ट पर। सो ये सब एरिया के जो लोग थे उनको हराया और फिर इनका तो लुक ऐसा हो गया था कि उन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया। और इन सब जगहों पर इस मैप पर जो भी ब्लू, पर्पल, ग्रीन और रेड डॉट्स, इन सब पर समुद्रगुप्ता की हुकूमत चल रही थी। नेक्स्ट हमारा है जीनियोलॉजीज। सो जीनियोलॉजीज क्या चीज़ है? सो जीनियोलॉजीज है जनरेशन। बेसिकली सिंपली जनरेशन को ही कहा जाता है जीनियोलॉजीज, कि उनकी दादा कौन थे, दादा की फिर बेटे कौन थे, उनके बेटे कौन थे, उनके बेटे कौन थे, और वो सब यहाँ पर बताया गया है किसी रूलर के बारे में अगर, सो उस चीज़ को हम जीनियोलॉजीज कहते हैं, उनके ख़ानदान के बारे में बताया गया। सो most Prashastis also mention the ancestors of ruler. This one mentions Samudragupta's great-grandfather, father, mother. His mother, Kumara Devi, belonged to the Lachichavi Gana. ओके, सो समुद्रगुप्ता के बारे में भी ऐसा बताया गया। उनकी ग्रेट ग्रैंडफादर और फादर, मदर, सब के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको हम जेनियोलॉजिस्ट कहते हैं। और उनकी जो मदर है कुमारा देवी, वो लच्छावी गाना से बिलोंग करते हैं, जो बज्जी का पार्ट था। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, सॉरी चैप्टर 5 नहीं, हमने प्रीवियस हमारा एक चैप्टर पर पढ़ा था जहाँ पर गाना के बारे में, हम महाजनपदास के बारे में पढ़ा था, मगध, वज्जी, याद है? सो वज्जी पर था उनका एक गाना। ओके, वो भी एक पार्ट थे वज्जी संघा का। नेक्स्ट, व्हिल हिज फादर Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraja. Okay, so जो चंद्रगुप्ता थे
वो फास्ट रूलर थे गुप्ता डायनास्टी की, जिनको कहा जाता, ये टाइटल उनका था महाराज अधिराजा. So a title that Samudragupta also used. His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. So उनकी जो grandfathers और great grandfathers है उनको Maharajas कहा जाता था. It seems as if the family gradually rose to importance. Next है Samudragupta is turned figures in the genealogies lists of ancestors, a later ruler of the dynasty, such as his son Chandragupta II. We know about him from inscriptions and coins. He led an expedition to Western India, where he overcame the last of the Shakas. According to later belief, his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 11. सो यहाँ पर समुद्रगुप्ता के जीनियोलॉजीज के बारे में बताया गया, और उनके जो बाद उनका जो सन था वो था चंद्रगुप्ता II, और वो भी पावरफुल थे, उन्होंने भी बहुत सारे रूलर्स को हराया, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया. और साइड में विक्रम संवत, द एरा बिगिनिंग इन द 58 BCE is traditionally associated with Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Shakas and assumed the title of Vikramaditya. Okay, so चंद्रगुप्ता II ने शकास को हराया और उनको खुद को ये टाइटल दिया विक्रमादित्य. नेक्स्ट है हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता. ये हर्षवर्धना कौन से रूलर थे? सो ये भी एक रूलर थे जो पावरफुल थे और बाद में आए थे. चलो उनके बारे में जान लेते हैं. We can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins. We can find out about some kings from biographies. So ये जो किंग के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में हमको पता चला उनकी बायोग्राफीज से. हर्षवर्धना हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स एगो. सो उन्होंने 1400 ईयर्स पहले लगभग रूल किया. सो 600 CE में. ओके, वाज वन सच रूलर. हिज कोर्ट पोएट वनवत्था. सो उनके कोर्ट पोएट थे वनवत्था. रोट हिज बायोग्राफी हर्षचरिता. वनवत्था ने हर्षचरिता लिखा, उनकी बायोग्राफी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखा हर्षचरित्र. इन संस्कृत में लिखा. दिस गिव्स अस द जेनियोलॉजी ऑफ हर्ष. सो हर्ष की जेनियोलॉजी बताता है ये, एंड एंड्स विथ हिज बिकमिंग किंग, और एंड होता है जब वो किंग बनते हैं. ज़ुआनज़ियांग अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 9. ये हमने ज़ुआनज़ियांग के बारे में चैप्टर 9 पर पढ़ा था, जो बुद्धिज़्म की, बुद्धा की जो प्लेसेस है इंपॉर्टेंट वो विजिट करने आए थे एज ए पिलग्रिम्स. ऑल्सो स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एट हर्षस कोर्ट एंड लेफ्ट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सो. सो उन्होंने हर्षा की कोर्ट पर एक लंबी टाइम बिताया और एक डिटेल्ड अकाउंट लिखा जो उन्होंने देखा. हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर. हर्षा जो थे वो एल्डेस्ट सन नहीं थे उनके फादर के, बट बिकेम किंग ऑफ तानिशर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डेड. सो जब उनकी एल्डर ब्रदर की और फादर की डेथ हो गया था तब वो किंग बने तानिशर का. सो हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कनौज. उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो रूलर थे कनौज के, उनका भी डेथ हो गया था. बंगाल के जो रूलर थे उनका डेथ हो गया था उसमें वॉर में. हर्षा लुक ओवर द किंगडम ऑफ कनौज, और फिर हर्षा को आया गुस्सा, जिन्होंने उनकी जो बंगाल के रूलर थे जिन्होंने उनकी बहन के पति को मार डाला वॉर में. फिर हर्षा ने लिया बदला और बंगाल को अपना कब्जा कर लिया, बंगाल के ऊपर पूरा. ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट. उन्होंने ईस्ट पर भी कब्जा कर लिया और सक्सेसफुल हो गए यहाँ पर. एंड कॉन्क्यूर्ड मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो, और मगध बंगाल ये सब कब्जा कर लिया. ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, पर और भी जगह पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डिक्कन, और नर्मदा जो रिवर है उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाए. एक चालुक्य डायनास्टी का जो एक रूलर थे पुलाकेशिन II, उन्होंने उनको हरा दिया. ओके, वहाँ पर स्टॉप कर लिया हर्षवर्धना को. नेक्स्ट द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलाकेशिन्स.
प्रशस्ति। अब हम साउथ के कुछ रूलर्स के बारे में, कुछ डायनास्टीज के बारे में समझेंगे, जो है पल्लवास और चालुक्यास। एंड चालुक्यास का किंग थे पुलकेशिन, उनकी प्रशस्ति। द पल्लवास एंड चालुक्यास were the most important ruling dynasties in South India during this period. So जब हर्षवर्धन की पीरियड था, so उस टाइम का मोस्ट पावरफुल टू डायनास्टीज था साउथ का, वो थे पल्लवास एंड चालुक्यास, बड़े बड़े थे। The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta. So ये जो पल्लवास थे उनकी जो रीजन है वो फैला हुआ था कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक। While that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra. So ये जो चालुक्य थे वो थे रिवर कृष्णा एंड तुंगा भद्रा के बीच में। एहो द कैपिटल ऑफ द चालुक्यस, चालुक्यस की कैपिटल था एहो। वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, वो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एक सेंटर था। इट डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर, और ये रिलीजियस सेंटर के लिए भी डेवलप्ड था विथ ए नंबर ऑफ टेम्पल्स, और बहुत ही सारे टेम्पल्स भी थे यहाँ पर। उस टाइम तो मूर्तियाँ होकर फिर टेम्पल्स भी बन गए थे। जैसे हमारी प्रीवियस चैप्टर पर हमने समझा कि लोगों के इमेजिनेशन पर उनको मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया फिर वहाँ से, और अब मूर्तियाँ रखने के लिए टेम्पल्स भी बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो। हिस्ट्री को आप रिलेट करके पढ़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर आइलैंड्स, और पल्लवास एंड चालुक्यास के बीच में बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा था, एक दूसरे को वो अटैक करते ही रहते थे। स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज व्हिच वेयर प्रोस्पेरियस टाउन्स, और वो कैपिटल सिटीज तक को अटैक कर रहे थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलाकेशिन II, और जो बेस्ट जानते थे पुलाकेशिन II को चालुक्य रूलर्स में से। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोएट रविकृति, और रविकृति जो थे उनकी कोर्ट पोएट थे और जिन्होंने प्रशस्ति लिखा पुलाकेशिन II की। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, और जो उनके जेनियोलॉजी के बारे में हमको बताता है। हु वर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशंस, और वो 4 जनरेशन से चले आ रहे थे, फ्रॉम फादर टू सन और फादर से सन तक। पुलाकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, पर पुलाकेशिन जो है उन्होंने किंगडम मिला उनको उनकी अंकल से, उनकी चाचा से। अकॉर्डिंग टू रविकृति ही लेड expeditions along both the west and the east coasts. So रविकृति की हिसाब से वो जो है वो एक्सपीडिशंस हो रहे थे वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट में। Besides he checked the advance of हर्षा, और उन्होंने हर्षा को भी हराया। There is an interesting play of words in the poem. Harsha means happiness. The poet says that after this defeat, Harsha was no longer Harsha. और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात हर्षा के बारे में बताया उनकी कोर्ट पोएट ने, कि रविकृति ने बताया कि हर्षा नहीं थे हारने के बाद। मतलब एक तो हर्षा के मीन्स हैप्पीनेस है, एक तो यह समझाया गया कि हर्षा की जो है हैप्पीनेस वो नहीं था, और दूसरी मीनिंग ये है कि हर्षा जो पावरफुल किंग थे वो नहीं रहे कि वार के बाद, हारने के बाद। ये किसने बताया? पुलकेशिन II की जो कोर्ट पोएट थे रविकृति, उसने लिखा। ठीक है। पुलकेशिन also attacked the Pallava king who took shelter behind the walls of Kanchipuram, और पुलकेशिन ने एक बार पल्लवा किंग पर अटैक किया जिनको वॉल्स के नीचे छुपना पड़ा, वॉल्स के पीछे छुपना पड़ा, ये बात बताया गया इतना बड़ा छड़ा के। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड अल्टीमेटली, बट द चालुक्य की जो जीत थी वो शॉर्ट टाइम के लिए थी। बोथ द पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग द राष्ट्रकूटा एंड छोला डायनास्टीज, अबाउट व्हिच you will study in class 7. Okay, so ये जो चालुक्य एंड पल्लवास थे ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनास्टी वो पावरफुल हो गए थे। राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनास्टी ने उनको शायद हरा दिया होगा। सो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 पर।
हाउ वेयर दिस किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। सो इतने देर से हम समझ रहे थे कि कौन सा किंग था, कौन सी जगह पर क्या क्या हो रहा था, पर अब समझेंगे हम उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उनकी पॉलिटिकली जो सिस्टम डेवलप्ड हो रहा था वो कैसा था, पहले जैसा था, मौर्य एम्पायर के जैसे था या फिर बदल गया। चलो देखते हैं। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इम्पोर्टेंट फॉर दिस रूलर्स एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो जैसे पहले के जो किंग्स थे उनकी तरह लैंड रेवेन्यू एक इम्पोर्टेंट पार्ट था यहाँ पर भी, और जो विलेज है वो एक बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि राजा के जो भी सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जो भी उनकी पैसे वगैरह है वो वहाँ से ही आते थे। क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू वहाँ से उनको मिलता था। देयर वेयर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। किंग्स अडॉप्ट ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वेयर पावरफुल। और हाँ, किंग जो है अगर लगता था उनको कि ये इंसान पावरफुल है, इससे मुझे खतरा हो सकता है आगे, तो उनको वो अपने और कर लेते थे, मतलब उनको वो रख लेते थे अपने लिए, पैसा देके उनको मंथली या फिर किसी भी तरह पेमेंट करके उनको रख लेते थे, इधर इकोनॉमिकली और सोशली, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकली एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ फॉर इंस्टेंस। और अगर वो इन सब एरियाज में पावरफुल है, किसी भी इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली और मिलिटरीली और स्ट्रेंथ, तो वो अपने लिए रख लेते थे चालाकी से। Some important administrative posts were now hereditary. So कुछ important administrative जो राजा के कोर्ट के कुछ important जो पोस्ट्स है वो अब हेरिडिटरी हो गया था, कि बेटे को अगर पिता को अगर मिला तो पिता के बाद बेटे को मिलेगा, और फिर उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा, ऐसे हो गया था। This means that sons succeed fathers to these posts. ओके, सो अब ऐसा हो चुका था, अगर पिता को मिल गया पोस्ट तो मतलब उनकी जो भी सन आएंगे, उनके भी सन आएंगे, सबके लिए ये पोस्ट रिजर्व्ड हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिशना वॉज ए महादंडा नायका और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। सो हरिशना के पिताजी भी थे चीफ जुडिशियल ऑफिसर और महादंडा नायका, सो वो भी बने इसी हेरिडिटरी की वजह से। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस। को कभी कभी एक पर्सन को ना बहुत सारे ऑफिस संभालना पड़ता था। फॉर इंस्टेंस, बिसाइड्स बीइंग ए महादंडा नायका, हर्षेना वाज ए कुमार अमत्या मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, एंड ए संधि विग्राहिका मीनिंग ए मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ओके, सो यहाँ पर एक इंसान को भी बहुत सारे वर्क संभालना पड़ता था। लाइक हरिशना को भी मिनिस्टर का भी पोस्ट संभालना पड़ता था, और मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस उनका भी पोस्ट संभालना पड़ता था, और इनका सबका अलग अलग नेम है। जैसे कि कुमार अमत्या का मतलब है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, और संधि विग्राहिका का मतलब है वॉर मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। बिसाइड्स इम्पोर्टेंट मैन probably had a say in local administration. This included the Nagara Shrestha or chief banker of merchant of the city, the Sartavaha और लीडर ऑफ द मर्चेंट करावानास। ओके, सो यहाँ पर और कुछ भी इम्पोर्टेंट बताया गया कि लोकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप्ड हो रहा था, लाइक नगरा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। और चीफ बैंकर मर्चेंट ऑफ द सिटी को क्या कहा जाता था? नगरा श्रेष्ठी, और सरतावाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट करावानास। द प्रथमा कुलिका और चीफ क्राफ्ट्समैन, और चीफ क्राफ्ट्समैन को क्या कहा जाता था? प्रथमा कुलिका। एंड द हेड ऑफ द कायस्तास और स्क्रिब्स। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. और कभी कभी क्या होता था, उल्टा ही हो जाता था, ये ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे और राजा के अगेंस्ट चले जाते थे, वही चीज़। A new king of army, like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army. So जो हमारी पहले की राजाओं थे उनके तरह, किंग्स थे उनकी तरह, अभी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी कुछ राजाओं के पास, विथ एलिफेंट, चैरियट्स
कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स, उनके पास एलिफेंट्स भी था, चैरियट्स, कैवलरी थे और फुट सोल्जर्स भी था. बिसाइड्स देयर वेर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग द ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम, और साथ में मिलिट्री लीडर्स भी थे और दे वेयर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज. ओके, सो जिनको रेगुलर सैलरीज नहीं पे किया जाता था. बेसिकली मैं आपको बता दे रही हूँ, ये कुछ अलग एरिया था, जो दूर दूर का एरिया था, वहाँ पर मिलिट्री लीडर रहते थे और उनको क्या होता था, एक लैंड गिफ्ट कर दिया जाता था राजा की तरफ से कि ये जो लैंड है इतना बड़ा, यहाँ पर आप रूल करोगे, ये आपका रूल है. ये बेसिकली थे जो मिलिट्री लीडर, और वो रूल करते थे, यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और राजा की जो भी इस जगह की जो भी सोल्जर्स है, जो भी चैरियट्स है, एलिफेंट्स है, वो लोग वो मैनेज करते थे. ओके, इस टाइप्स का सिस्टम बन गया था. Some of them received grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as samantas. So इनको samantas कहा जाता था. Whenever the ruler was weak, samantas tried to become independent. जब भी ruler weak होता था, samantas independent अलग जीने के लिए चाहते थे. Assemblies in the Southern Kingdom, और Southern Kingdom का assemblies के बारे में चलो जानते हैं. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवस मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज. सो पल्लवस की जो इंस्क्रिप्शन है उस पर मेंशन किया गया लोकल असेंबलीज भी थे. दिस इंक्लूडेड द सभा which was an assembly of ब्राह्मीण, और सभा बताया गया जो ब्राह्मीण का असेंबलीज था. लैंड ओनर्स जो थे ब्राह्मीण, उनका असेंबली जिसको सभा बताया जाता है. This assembly functioned through sub-committees which looked after irrigation, agricultural operations, making roads, local temples, etc. और जो देखता था इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और जो लोकल टेम्पल्स, वो सब के ऊपर नज़र रखता था. द उर was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins. Okay, जो उर था वो एक विलेज असेंबली था, उन एरियाज पर मिलता था जहाँ पर जो लैंड ओनर थे वो ब्राह्मण्स नहीं थे. एंड ना नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और जो नगरम है वो मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन था. ग्रुप ऑफ मर्चेंट को नगरम भी कहते हैं हम. इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबलीज वेयर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स. सो ये देखा जा रहा है कि ये जो असेंबलीज है इसको कंट्रोल किया जा रहा था पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स के सहारे. मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यूड टू फंक्शन और फॉर सेंचुरीज. ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. सो उस टाइम के ऑर्डिनरी पीपल कैसे थे, इनके बारे में इस टॉपिक पर बताया गया बच्चों. वी कैन कैच ए ओकेशनल glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. Let us look at some these. Okay, हमको ordinary people के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों से पता चला, like plays से पता चला और कुछ other accounts से. कालिदासा is known for his plays depicting life in the king's court. और कालिदास जो थे उनको हम जानते हैं उनकी plays के बारे में जो किंग्स की कोर्ट पर मिलते थे. An interesting feature about this place is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit. Okay, so उनकी जो इंटरेस्टिंग फीचर ये है उनकी प्लेस की कि मोस्ट ब्राह्मिन्स आर स्पीकिंग संस्कृत. मोस्ट ब्राह्मिन्स एंड किंग्स जो है वो संस्कृत पर बात कर रहे थे. विल वुमेन एंड मैन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मिन्स यूज प्राकृत. और वुमेन एंड मैन जो है वो बस किंग को छोड़कर वो प्राकृत को यूज़ कर रहे थे. His most famous play, Abhijana Shakuntalam, is the story of the love between a king named Dushyanta and young woman named Shakuntala. We found an interesting description of a plight of a poor fisherman in दिस प्ले. ओके, सो उन्होंने एक स्टोरी लिखा अभिजना शकुंतलम के नाम के, जो एक लव स्टोरी बताता है दुष्यंता एंड शकुंतला की. सो जहाँ पर हमको एक ऑर्डिनरी पीपल, एक पुअर फिशरमैन की स्टोरी मिलती है. सो मैं आपको बता रही हूँ, आप एक पर रीडिंग यहाँ से कर लेना. ए फिशरमैन फाइंड्स ए रिंग. सो ये जो किंग थे उन्होंने शकुंतला को एक रिंग गिफ्ट किया जो एक रिवर में घूम गया, और एक फिशरमैन को वो मिला और वो उसको ये मिलकर उसको पता चल गया कि ये तो शकुंतला की रिंग है जो किंग ने गिफ्ट किया था. सो वो गया पुलिस और लोगों के पास की, बड़े बड़े लोगों के पास की, मुझे ये रिंग मिला.
देखकर। और पुलिस और लोगों ने कहा नहीं तू तो चोर है, तूने शायद चोरी ही कर ली शकुंतला के पास से। सो फिर राजा ने देखा रिंग को और देखकर राजा को ये पता था कि हाँ ये तो गिरा था वाटर में, सो इसको हाँ सही में मिला है फिशरमैन को। फिर उन्होंने उसको गिफ्ट दिया, उन्होंने उसको कुछ अपना इनाम दिया। और फिर क्या हुआ, फिर अचानक से पुलिस ऑफिसर और चीफ्स ने कहने लगे कि हमें भी पार्ट चाहिए ये गिफ्ट की, तुम्हें तो प्राइज़ मिला है हमें भी दो। सो फिर उन्होंने ड्रिंक किया और कुछ खाया पिया, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। और हाँ देखो कितना यहाँ पर हो रहा था कि इस इंसान ने रिंग को लेकर एक तो गया और इसको भी दोषी ठहराया जा रहा था, क्यों, क्योंकि ये पुअर इंसान था, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। द चाइनीज पिलग्रिम फाजियान नोटिस्ड द plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. ओके, सो फाजियान जो एक पिलग्रिम थे जो इंडिया विज़िट करने आए थे उस टाइम में बुद्धिज़्म के वजह से, सो उन्होंने अनटचेबिलिटी को देखा और इसके बारे में कुछ लिखा कि इनके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। सो उन्होंने लिखा अगर एक मार्केट प्लेस पर ये कुछ शूद्रास अगर आ जाते हैं, सो कॉल्ड बस कहा जाता है शूद्रास अगर आ जाता है तो वो लोग दो डंडी से बजाते हुए आते हैं, क्यों, क्योंकि सबको पता चले कि ये अनटचेबल है, इससे दूर रहना है। सो वही चीज़ हो रहा था यहाँ पर। एंड बना हुआ था प्रोवाइड्स अस विथ ए वाइविड पिक्चर ऑफ द किंग आर्मी ऑन द मूव। नेक्स्ट द किंग्स आर्मी। द किंग ट्रेवल्ड, सो बना हुआ था जो है जो कौन सी राजा की कौन सी किंग की कोर्ट पर थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ये याद रखना। ओके, सो द किंग ट्रेवल्ड विथ एन इनॉर्मियस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। ओके, मैं आपको स्टोरी ऐसे ही समझा देती हूँ। सो किंग के बारे में बताया बनाबाता ने कि किंग जो थे वो जाते हैं एक रास्ते से, उनके साथ साथ वेपन्स था और बहुत सारी आर्मी थे और हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे और उन खाने का सारा चीज़ था और साथ में लकड़ी वगैरह सब कुछ था। अगर रास्ते में किंग को कुछ भी चाहिए तो वो लोग बना के खिला सके। और इतना तोड़फोड़ मच जाता है, उनकी जो हॉर्सेस है कभी इससे भाग रहे हैं वहाँ से भाग रहे हैं, तो तोड़फोड़ मच जाता था और जो ऑर्डिनरी पीपल है उनकी बहुत सारे परेशानी भी हो जाता था, उनकी घर कभी कभी टूट जाता था। ओके, सो वो लोग जाते हैं इतना शोर शराबा करके और कभी कभी जो ऑर्डिनरी पीपल है वो आते थे और आकर राजा को कहते हैं उनकी परेशानी कि हमको ये नहीं हो रहा है, हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है, उस टाइप का परेशानी कहते थे उस टाइम भी। और राजा उनको सुनते थे और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि राजा से बस मुलाकात हो जाए उनकी और वो अपनी परेशानी बता दें। सो उस टाइप का उस टाइम राजा का तशन था, इतना धूमधाम से राजा अगर इस जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इतना वो लोग शोर शराबा करके जाते थे, इतना पावरफुल थे राजा, यही दर्शाया गया यहाँ पर। सो बच्चों खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा ये चैप्टर और एक एक टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझाया और अगर आपको समझ में आया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है हर एक टॉपिक। और भी ऐसे एनसीईआरटी की चैप्टर्स, एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस और नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर थ्योरी पार्ट, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, फास्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के लिए सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करना, उसको ओपन करना और वहाँ पर फास्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर वीडियो कहकर लिंक रहेगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक वीडियो पर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर और हाँ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तब मुझे समझ में आएगा कि आपको सब कुछ समझ में आया। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।